हाय गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बोर्ड क्वेश्चन। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं हिस्ट्री सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, यानी हिस्ट्री का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो कि आपको एजेटिक 2021 के बोर्ड एग्जाम में आपको इन क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि हड़प्पा सभ्यता के विस्तार की विवेचना करें। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, उसकी पूरा विवेचना करें। तो उत्तर आपका दिया हुआ है, ये उत्तर दिया हुआ आपका कि हड़प्पा सभ्यता का उदय भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग में हुआ है। यानी हड़प्पा सभ्यता का जो उदय जो हुआ है तो भारतीय उपमहाद्वीप के किधर, उत्तर और पश्चिम भाग में हुआ था। रंगनाथ राव महोदय के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का विस्तार पूर्व से पश्चिम तक 1600 किलोमीटर है। यानी पूर्व से पश्चिम तक हड़प्पा सभ्यता की लंबाई कितनी, 1600 किलोमीटर, एवं उत्तर से दक्षिण तक 1100 किलोमीटर है। ये सभ्यता उत्तर में कश्मीर के मांडा जिले से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी के मुहाने तक और पश्चिम में बलूचिस्तान के मरकान तट से उत्तर पूर्व में मेरठ तक फैली हुई है। इसका क्षेत्रफल त्रिभुजाकार है और लगभग 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में फैला है। यानी इसका एरिया कितना है, 12,99,660 वर्ग किलोमीटर किसका, हड़प्पा सभ्यता का एरिया है। ठीक है, फैली हुई इसका क्षेत्रफल त्रिभुजाकार है, ये 12,99,600 वर्ग किलोमीटर फैला है, जो निश्चय ही पाकिस्तान अथवा प्राचीन मिस्र या मेसोपोटामिया से बड़ा है। जो पाकिस्तान अथवा प्राचीन मिस्र, जो पुराना मिस्र है या मेसोपोटामिया से बड़ा ही है। ठीक है, अब तक इस सभ्यता के लगभग 1000 स्थलों का पता चला है, जिनमें नगरों की संख्या केवल 6 है। इन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, इनमें क्या है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सबसे महत्वपूर्ण नगर है। या क्या रहा, 100 स्थलों का पता चला, जिनमें से नगरों की संख्या केवल 6 है। 6 नगर का पता चला है अब तक। तो 6 नगर में से सबसे बड़ा जो नगर है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इम्पोर्टेंट नगर थे इसके सिंधु घाटी के। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि अन्य नगरों में मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगान और बनवाली है। इस सभ्यता के अवशेष गुजरात राज्य के रंगपुर तथा गोदी, तो कहा जा रहा है कि इस सभ्यता के अवशेष गुजरात राज्य में रंगपुर तथा रोजदी में भी मिले हैं। इस तरह से आप लोग हड़प्पा सभ्यता के विस्तार की विवेचना करने के लिए अगर क्वेश्चन दिया जाए तो इस तरह से आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन है और बिल्कुल सटीक आंसर है इसका। तो चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है, तो किस लिए या क्यों कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा, देखिए कितना सटीक आंसर है इसका, कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि हड़प्पा नामक स्थान पर ही सर्वप्रथम 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी ने उत्खनन करवाया था। और कह रहे कि 1922 में राखादास बनर्जी ने उत्खनन करवाया और नगर सभ्यता को प्रकाश में लाया। इसके बाद ही अन्य स्थानों पर पुरातात्विक खुदाई की गई। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण नगर होने तथा हड़प्पा में ही इस सभ्यता का उत्खनन हुआ, इसके चलते ही इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। यानी कि सिंधु घाटी को हड़प्पा सभ्यता किस लिए कहा जाता है, इसका पूरा आंसर आपको दे दिया गया है। आप लोग फिर से एक बार देख लीजिए ताकि अच्छे से एग्जाम में आप लोग सही आंसर लिख पाए। चलते, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है, आप क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चल रहे हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ कि कार्बन 14 विधि के बारे में आप क्या जानते हैं। ये काफ़ी VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन है दोस्तों, ये आप लोग अच्छे से ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी बार बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2 नंबर या फिर 3 नंबर वाला क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो काफ़ी VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो देखिए इसका आंसर क्या है कि तिथि निर्धारण की वैज्ञानिक विधि को कार्बन 14 विधि कहा जाता है। तिथि निर्धारण की
वैज्ञानिक विधि को क्या कहा जाता है? कार्बन 14 विधि कहा जाता है। इस विधि की खोज अमेरिका के प्रख्यात रसायन शास्त्री BF लीवी द्वारा सन 1946 ईस्वी में की गई थी। इसकी कार्बन 14 विधि की खोज किसके द्वारा की गई? अमेरिकी के प्रख्यात रसायन शास्त्री थे वो BF लीवी, यानी इसका नाम क्या था? BF लीवी। उसी के द्वारा 1946 ईस्वी में की गई थी। इस विधि के अनुसार किसी भी जीवित वस्तु में कार्बन 14 एवं कार्बन 12 एवं कार्बन 14 समान मात्रा में पाया जाता है। यानी कि आप लोग इसका मतलब समझे? यानी कि इसका मतलब ये है कि किसी भी जीवित वस्तु, कोई भी जीवित अगर वस्तु है तो उसमें कार्बन 12 और कार्बन 14 समान मात्रा में बिल्कुल इक्वल क्वांटिटी में पाया जाता है। उसके बाद कह रहा है कि मृत्यु अथवा विनाश की अवस्था में कार्बन 12 तो स्थिर रहता है। मृत्यु या विनाश की अवस्था में कार्बन 12 क्या रहता है? स्थिर रहता है, मगर कार्बन 14 का निरंतर क्षय होने लगता है, वो लगातार चलते रहता है। जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी कम होती है, यानी जिस पदार्थ में, कोई भी पदार्थ में अगर कार्बन 14 की मात्रा जितनी कम होगी वह उतनी ही प्राचीनतम माना जाता है। यानी कोई भी वस्तु में या कार्बन 14 की मात्रा जितनी कम होगी और वो वस्तु उतनी ही पुरानी मानी जाए, उतनी वह अधिक वर्ष का माना जाएगा। तो इस तरह से मैंने कार्बन 14 विधि को आपको मैंने समझा दिया और आप लोग फिर से एक बार देख लिए अच्छे से। चलते क्वेश्चन नंबर 4 है कि मेगास्थनीज के बारे में आप क्या जानते हैं? मेगास्थनीज जो था तो उसके बारे में आप क्या जानते हैं? तो इसका आंसर है कि मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत था। ये क्या था? मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार का एक यूनानी राजदूत है। यानी कि मेगास्थनीज कहाँ के थे? तो यूनान के थे। ये आपका सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी एक निकल के आ गया, ठीक है। उसके बाद कह रहा है उसे सेल्यूकस ने अपना इन राजदूत बनाकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। सेल्यूकस निकेटर एक राजा का नाम है जिसका पूरा नाम सेल्यूकस निकेटर। तो वो अपना राजदूत बनाकर किसके पास भेजा था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। मेगास्थनीज ने भारत में जो कुछ देखा उसे इंडिका नामक पुस्तक में लेखबद्ध किया था। मेगास्थनीज जब भारत में आया और वह भारत में जो कुछ भी देखा तो वो इंडिका नामक एक पुस्तक है, उसमें वो पूरा उस कहानी को पूरा लिख दिया और उस पुस्तक का नाम रख दिया इंडिका। फिर उसने भारत का जो विवरण प्रस्तुत किया उसमें उसने भौगोलिक पर्यावरण, भारतीयों के सामाजिक जीवन, उनकी धार्मिक आस्थाओं, राजनीतिक तथा प्रशासन के बारे में भी लिखा है। इस तरह से मेगास्थनीज के बारे में आप लोग जान चुके हैं कि वो कौन थे और कहाँ आए थे, क्या करने आए थे और क्या क्या वो किए। इस तरह से मेगास्थनीज के बारे में आप लोग जान चुके हैं। तो ये भी काफ़ी VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन है दोस्तों, हिस्ट्री के। आप लोग अच्छे से इसको देख लीजिए क्योंकि AJT का आपको 2021 के बोर्ड एग्जाम में आपको ये सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो चलते क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये क्वेश्चन नंबर 5 है और लास्ट भी है। कह रहा है कि मौर्यकालीन नगर प्रशासन पर प्रकाश डाले। मौर्यकालीन जो था उसके नगर प्रशासन पर प्रकाश डालिए। तो आंसर दिया हुआ है कि मेगास्थनीज ने मौर्यकालीन नगर प्रशासन का सबसे विस्तृत एवं विशद वर्णन किया है। विषाद बहुत बड़ा वर्णन किया है इसके बारे में कि उनके अनुसार नगर का शासन प्रबंध 30 सदस्यों की एक समिति के हाथ में था। यह समिति 6 समितियों में विभक्त थी। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। ये समितियां इस प्रकार थी। नंबर 1 शिल्पकार समिति। इस समिति के लोग उद्योग धंधों का निरीक्षण एवं प्रबंध करते थे। शिल्पकला जो समिति थी वो लोग क्या करते थे? उद्योग धंधों का निरीक्षण एवं प्रबंध करते थे वो लोग, ठीक है। नंबर 2 में कह रहा है कि जनगणना समिति। ये समिति जन्म मरण का लेखा करती थी। ये जो लोग मर जाते थे या जो लोग जन्म लेते थे उनका लेखा जोखा करते थे जनगणना समिति, ठीक है। अब तीसरा है कि वाणिज्य समिति। ये समिति नाप तोल का निरीक्षण, क्रय विक्रय यानी क्रयमूल्य और विक्रयमूल्य का जो खरीद बिक्री का है का निरीक्षण तथा प्रबंध करते थे ये लोग। फिर नंबर 4 में उद्योग समिति। ये समिति उत्पादित वस्तुओं की देखभाल करती थी, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि नंबर 5 में कि कर समिति। इस समिति का प्रमुख कार्य कर वसूल करना था। कर जो समिति जो टैक्स का समिति था तो इसका प्रमुख कार्य क्या था? टैक्स को वसूलना। उसके बाद 6ठा नंबर कह रहा है कि विदेश यात्री समिति। ये समिति विदेश के रहने वाले, ये जो समिति थे विदेशियों के रहने तथा भोजन आदि की व्यवस्था करते थे।
ठीक है। इस तरह से आप लोग मौर्यकालीन नगर प्रशासन पर प्रकाश डालने के लिए अगर क्वेश्चन में दिया गया हो तो आप लोग इस तरह से इसको लिखिएगा, ठीक है। क्यों आप लोग को ये 5 मिनट का क्वेश्चन है, ये 5 मिनट में आपका बुक हो जाएगा एक तरह से, समझ रहे हैं दोस्तों। तो इस तरह से मैंने 5 VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं आप लोग। तो आप लोग इसको एक बार फिर अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि ये सारे VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, ठीक है दोस्तों। तो अगर आप लोग को ये अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप लोग अगला वीडियो लेना चाहते हैं वह हिस्ट्री के सब्जेक्टिव का, तो आप लोग कमेंट कीजिए, ठीक है। मैं इसी के साथ चैनल वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ। थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।